अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है ये बेसिक जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उन चीज़ों से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एटम है वो क्या होता है। तो अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटम को डिस्कस करेंगे। एटम हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब एक छोटा सा ज़रा है जो यूनिवर्स में हम कहते हैं सबसे छोटा ज़रा जो होगा वो एटम कहलाता है। और ये ऐसा होगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, हैविंग ऑर्बिट्स। अब एटम के अंदर क्या क्या होता है ये हम जनरल अभी डिस्कस कर रहे हैं। जब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर आएंगे तो हम ऑर्बिट्स को उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, और जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल पर आएंगे तब हम ऑर्बिट्स और न्यूक्लियस और बाकी चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि एटम्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है ये, एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब इस एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर होते हैं ऑर्बिट्स और न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल पार्ट हमारा न्यूक्लियस होता है, और जो आउटर न्यूक्लियस के आउटर साइड पर ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 3 पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एक एटम के अंदर। वो कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब हमें पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द एटम। अब न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा जाता है कि किसी भी एटम का क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, और ये सबसे हैवीएस्ट पार्ट होता है। मतलब जो मोस्टली मास होता है एटम का वो हम कहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। रीज़न क्या है उसकी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं 2 पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ज़्यादातर मास है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो हैवीएस्ट पार्ट है किसी भी एटम का। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कस किया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट्स में। मतलब ये अभी मैंने जो बनाया है ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये ऑर्बिट्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर तो हमें पता चल गया 2 पार्टिकल होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये जो ऑर्बिट्स हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हर ऑर्बिट में स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं हमारे पास, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं आ सकते। पहले में 2, इसी तरीके से दूसरे में हमारे पास 8 आ जाएंगे, इसी तरीके से ये कंटिन्यूस रहता है। प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, और हैविंग जो न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और ये एग्जिस्ट करते हैं दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर। इनको कलेक्टिवली, अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बोलना चाहते तो कलेक्टिवली आप इन्हें न्यूक्लियॉन का भी नाम दे सकते हैं। तो जब हम न्यूक्लियॉन की बात करेंगे तो इट्स मीन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन उसके अंदर आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी उसके अंदर आ जाएगा। न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने कहा कि एक न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। हमने कहा प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इट्स मीन इसके इन दोनों पार्टिकल्स के अलावा तो कोई और पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा न्यूक्लियस के अंदर। तो हम न्यूक्लियस को क्या कहेंगे भाई, इस न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है। डेफिनेट बात है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एटम भी पॉजिटिव चार्ज रखता है।
हमने सिर्फ न्यूक्लियस की बात की है, सिर्फ न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है। एटम का चार्ज क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। एक इंडिविजुअल एटम, एक अकेला एटम जिसको किसी दूसरे एटम ने डिस्टर्ब नहीं किया, उसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज भी नहीं होता। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरह, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसकी रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि एटम के न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन एटम के ऊपर चार्ज कैसे मौजूद नहीं होता, इसको हम समझते हैं इंडिविजुअल एटम के ऊपर। ये बात आपने याद रखनी है कि ये इंडिविजुअल एटम है। इंडिविजुअल एटम का मतलब एक आइसोलेटेड एटम, एक अकेला एटम जिसे किसी दूसरे एटम ने डिस्टर्ब नहीं किया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसकी रीज़न क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम रीज़न डिस्कस करते हैं। एक एटम में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इट्स मीन जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, ऑर्बिट में उतने ही नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो इट्स मीन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेस हैं और ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम सबसे पहले एटम के बारे में जो मॉडल दिए गए, जो सबसे पहला मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया एटॉमिक मॉडल, उसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो 1911 में प्रपोज किया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जो इसके पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या कहा था रदरफोर्ड ने, उसको हम डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो एटम होता है ना, ये एक टीनी, बहुत ज़्यादा छोटा, एक डेंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी इसमें, कोर पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन जो उसका सेंटर पार्ट है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो पोस्टुलेट्स दिए उसमें उसने कहा कि एक एटम जो है ना उसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक एटम एक टिनी, डेंस और कोर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जैसे हमने पीछे एक जनरल डेफिनेशन की थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो इसी तरीके से रदरफोर्ड ने कहा कि जो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बन सकती है ना, वो ये बन सकती है कि ये एक टिनी, डेंस और कोर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कोर का मतलब है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बाकी चार्जेस की उसने बात नहीं की, सिर्फ कोर की बात की है। पॉजिटिवली चार्ज कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा वो जो कोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियस का। ऑल द मास, एक एटम का जितना भी मास होगा, इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होगा। मतलब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जितना भी एक एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, वो ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं करता। अराउंड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के बाहर क्या था? देयर इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल सर्कुलेट कर रहे थे, उसको उसने कहा ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जो सर्कुलेट कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक सन के गिर्द प्लैनेट्स रोटेट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो इसको इसने सोलर सिस्टम से रिजेंबल किया अपने एटॉमिक मॉडल को। एक एटम की जो साख्त है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, उसको उसने रिजेंबल किया किसके साथ? सोलर सिस्टम के साथ। दिस इज द रीज़न, यही रीज़न है दैट दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम। ये इसका सेकंड नेम है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं आता तो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी पूछा जा सकता है। सेम बात है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज किया गया था 1911 में, इसी मॉडल को हम कहते हैं प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि इसको प्लैनेट से और सन सोलर सिस्टम से रिजेंबल किया गया रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन वर नॉट डिस्कवर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसके पोस्टुलेट्स में
कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने जब एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया तो इसने अपने एटॉमिक मॉडल में कहीं भी न्यूट्रॉन की बात नहीं की। इसने कहा कोर पॉजिटिवली चार्ज है, हो सकता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। इसने कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? बिकॉज द न्यूट्रॉन वर नॉट डिस्कवर्ड इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं किया गया था। तो जो मेन पॉइंट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। फर्दर रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। जैसे मैंने एटम में स्टार्ट वाली स्लाइड में एटम के बारे में आपको बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल होते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है और वो प्रोटॉन ही होता है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। और इसका मोस्टली जो पार्ट होता है ना न्यूक्लियस का, वो एम्प्टी स्पेस होती है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज के बारे में उसने क्या कहा? मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम। उसने कहा कि अगर ये एटम का साइज है ना तो जो न्यूक्लियस होगा वो इससे बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगा एक एटम के साइज से अगर हम इसे कंपेयर करें तब। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे इन शेल्स की फॉर्म में, KLMN जिसे नाम दिया गया, या इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया गया था बोहर एटॉमिक मॉडल में, जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन स्पाइरल पाथ एंड गिव अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन इनकी जो मोशन है, ये जो पाथ लेते हैं वो स्पाइरल पाथ होता है। स्पाइरल पाथ कौन सा पाथ होता है? फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है और न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो पहले इससे दूर है, वो यहाँ पर मूव करता रहेगा, फिर थोड़ा सा नज़दीक आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, फिर और नज़दीक आएगा और ऐसे करता करता ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टिकल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये स्पाइरल मूवमेंट से मूव करते हुए अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करेंगे, जिसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है। जब उनकी एनर्जी सारी इमिट हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था और इसी पॉइंट की वजह से ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था ये फेल हो गया था। इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इमिट द एनर्जी। इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को इमिट करते रहते हैं एंड बिकम क्लोज टू द न्यूक्लियस। जितनी ज़्यादा एनर्जी वो अपनी इमिट करेंगे वो उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। इसी मूवमेंट को इसने नाम दिया स्पाइरल मूवमेंट का, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। स्पाइरल मूवमेंट कौन सी है? फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन अभी आउटर ऑर्बिट में है, मतलब वैलेंस ऑर्बिट आप इसे कह सकते हैं। तो वैलेंस ऑर्बिट में इसने क्या किया? मूव करना स्टार्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मूव करते करते, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा ये अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करता रहेगा, तो अपनी एनर्जी को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो एनर्जी को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से होते हुए ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये पहले न्यूक्लियस के करीब आया, फिर दूसरी बार करीब आया, तीसरी बार करीब आया और आखिरकार यहाँ पर देखें न्यूक्लियस के साथ वो बिल्कुल अटैच हो चुका है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर गिर चुका है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला, मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इस पूरे प्रोसेस के दौरान में इलेक्ट्रॉन ने कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को इमिट किया। जब बिल्कुल इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई तब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गया और वो जो एनर्जी है वो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में शो की गई है। इसी तरीके से एक और डायग्राम यहाँ पर मैंने शो की हुई है। यहाँ पर देखें ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसको आप 1 मेंशन कर सकते हैं।
यहाँ पर 2 है, ये 3 है, 4, 5 एंड 6 एंड दिस वन इज 7। इस तरीके से आप इसे नंबरिंग दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, और 7 की पोजीशन देखें न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब तरीन है। 7 क्या करेगा, अपनी एनर्जी को जैसे ही इमिट करेगा फौरन से न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। लेकिन 1 पार्टिकल की एनर्जी एज कंपेयर टू 7 ज़्यादा थी, इसलिए वो यहाँ पर दूर था। लेकिन 7 की एनर्जी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इमिट हो रही है तो यहाँ पर ये इसके अंदर चला जाएगा। ये कहा था रदरफोर्ड ने कि स्पाइरल मूवमेंट होती जाएगी, स्पाइरल मूवमेंट के दौरान में कॉन्टिन्यूस एनर्जी भी इमिट होती जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन यही जो पॉइंट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो इस एटॉमिक मॉडल के फेल होने की बेस बना। नेक्स्ट फिर बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया गया। बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल था वो 1913 में दिया। 1913 में इसने फॉलोइंग पोस्टुलेट्स दिए। इसने भी जो बेसिक आइडिया था रदरफोर्ड का कि भाई एक एटम जो है वो टीनी पार्टिकल है, डेंस है, कोर पॉजिटिवली चार्ज है, इन सब पॉइंट्स को माइंड में रखा। लेकिन इसने न्यूट्रॉन को भी इंक्लूड किया इसमें, और ये जो पॉइंट था कि स्पाइरल मूवमेंट होती है इसको इसने रिजेक्ट कर दिया। अब किस तरीके से इसने रिजेक्ट किया, यहाँ पर इसने एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया, ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया कि हर ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। सबसे पहला जो पोस्टुलेट था इसका वो था इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, जिनको हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स का। हर ऑर्बिट की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और होगी, सेकंड की एनर्जी और होगी, थर्ड की एनर्जी और होगी। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा हैं तो एनर्जी भी डिफरेंट होती जाएगी। ये जो एनर्जी थी इन्हें नाम दिया गया, जो ऑर्बिट्स की एनर्जी थी इन्हें नाम दिया गया एनर्जी लेवल्स का। और इन ऑर्बिट्स की नंबरिंग की गई 1, 2, 3 इन KLMN अप टू सो ऑन। शेल्स के अंदर इनसाइड टू आउटसाइड। अब ये कैसे नंबरिंग की गई, इनसाइड का मतलब है न्यूक्लियस के करीब तरीन, इसको हमने K का नाम दिया, इसको L का, इसको M का, और इसको इस ऑर्बिट को नाम दिया 1 का, इसको 2 का और इसको 3 का अप टू सो ऑन। इसी तरीके से इनसाइड टू आउटसाइड आप नंबरिंग करते जाएंगे। बिगर ऑर्बिट हैव ग्रेटर एनर्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। जो ऑर्बिट ज़्यादा बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जो स्मॉलर होगा उसकी एनर्जी भी स्मॉलर होगी। एनर्जी लेवल आर आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये जो मैंने आपको 1, 2, 3 नंबरिंग बताई है इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल भी बोलते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल n = 1, n = 2, n = 3 एंड अप टू सो ऑन। स्मॉल n से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इसे आपने डिटेल से डिस्कस किया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिगर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और स्मॉलर ऑर्बिट की एनर्जी कम है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के करीब वाला ऑर्बिट डेफिनेट बात है छोटा ही होगा। अब जितना आप न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा। जो ऑर्बिट जितना ज़्यादा बड़ा है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, जो ऑर्बिट जितना छोटा है उसकी एनर्जी उतनी ही छोटी होगी। हम कह सकते हैं कि वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है, जैसे ये वाला है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। लेकिन ये ऑर्बिट जो आउटर ऑर्बिट है ये बड़ा है, इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब वो पार्टिकल जो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे वो ज़्यादा एनर्जी रखेंगे एज़ कम्पेयर टू दीज पार्टिकल जो न्यूक्लियस के करीब तरीन एग्जिस्ट करेंगे, उनकी एनर्जी कम होगी। जब तक बोहर ने क्या कहा कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा वो कोई एनर्जी ना तो गेन करेगा ना ही लॉस करेगा। फॉर एग्जांपल n = 1, n = 2, n = 3, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं। ये कोई एनर्जी इमिट नहीं करे क्योंकि ये स्टेशनरी है।
अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। स्टेशनरी का मतलब है ये सिर्फ अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं आ रहे, तो ये कोई एनर्जी लूज भी नहीं करेंगे, ना ही कोई एनर्जी गेन करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, डेफिनेट बात है, अगर ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से आना है इस पहले वाले ऑर्बिट में, पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम है, थर्ड वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो थर्ड में मौजूद है इसे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, जो फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है, जिसकी एनर्जी को हम लिखते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू या इज इक्वल टू एच एफ। तो जब भी कोई अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, जब भी कोई पार्टिकल अपना हाई एनर्जी ऑर्बिट छोड़कर लो एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करता है। इसका उलट अगर पॉसिबल हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसने थर्ड ऑर्बिट में जाना है, तो ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, ये हमेशा एनर्जी गेन करेगा, इसे कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी, ये उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये हाई एनर्जी ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये जो दो पॉइंट्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसी बेस पर ये सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर एनर्जी इमिशन शो किया गया है कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो वो अपने एनर्जी को इमिट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, जो एनर्जी होगी डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो न्यू है इसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो आफ्टर इमिशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जम्प बैक टू लो एनर्जी लेवल, वो लो एनर्जी लेवल में जा सकता है। इसी तरीके से अगर लो एनर्जी लेवल में मौजूद है तो वो एनर्जी को गेन करके हाई एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुल हो गया था और यही एटॉमिक मॉडल हम अभी तक डिस्कस करते हैं हर एटम में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।